अगर आप अपने आसपास के किसी प्रोडक्ट का टैग चेक करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि उस पर मेड इन चाइना लिखा होगा। स्मार्टफोन से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स तक, कपड़ों से लेकर खाने के सामान तक, चाइना सब कुछ मैन्युफैक्चर करता है और उसको एक्सपोर्ट भी करता है। बट कैसे? ऐसा है क्या चाइना में जो आज वो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है इस टाइम पर? वेलकम टू माय चैनल। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं जिससे आपको किसी भी टॉपिक को समझने में बहुत आसानी हो। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना आप कर सकते हैं। 1949 में चाइनीज सिविल वॉर के बाद चाइना का नाम बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया, जिसका पहला लीडर था माओ जेडोंग। पावर में आने के बाद उसके सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कंट्री की इकोनॉमी को बेटर बनाना, एजुकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करना, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना, बेटर हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करना। बट ड्यू टू पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट एंड लैक ऑफ नॉलेज चाइना इसमें से कुछ भी करने में फेल रहा। डेंग शाओपिंग ने 1979 में, मतलब अपनी अपॉइंटमेंट के 1 साल के बाद, चाइना को एफडीआई के लिए रेडी किया, फॉरेन जॉइंट वेंचर्स को बढ़ावा दिया एंड अपने लोकल लोगों को सपोर्ट किया ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर पाए जो गवर्नमेंट खुद स्टार्ट नहीं कर रही थी या फिर नहीं कर पा रही थी। चाइना कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है या कितना बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, ये पता लगाने के लिए आप चाइना का मार्केट शेयर देख सकते हैं एज कम्पेयर टू वर्ल्ड के चाइना कितना % मैन्युफैक्चर करता है। दुनिया में जितने भी स्मार्टफोन्स बनते हैं उसमें से 68% से ज़्यादा चाइना में बनते हैं। शूज़ 55% से ज़्यादा चाइना में बनते हैं। सीमेंट जो बहुत ही क्रूशियल इंडस्ट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, 56% चाइना में बनती है। कोल 46% चाइना में प्रोड्यूस होते हैं या फिर प्रोसेस होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हर एक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती है एंड 25% से ज़्यादा मार्केट शेयर इज ऑफ चाइना। स्टील, पूरी दुनिया का स्टील जो है 53.3% चाइना में मैन्युफैक्चर होता है या फिर प्रोडक्शन होती है उसकी। मोटर व्हीकल्स 28% से ज़्यादा चाइना में मैन्युफैक्चर होती हैं। एंड रिपोर्ट्स की माने तो 90% जो यूएस फ्लैग्स इंपोर्ट होते हैं वो इन चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। आज की डेट में चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूएस। हम चाइना के 6 मेन स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात करेंगे आज, जिसकी वजह से चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। एंड अगर इंडिया भी ये स्ट्रेंथ्स को फॉलो करेगा तो इंडिया भी चाइना से ईजिली कम्पीट कर सकता है। लास्ट 40-50 ईयर्स में चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी काम किया है, चाहे वो रेलवेज हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो या फिर पोर्ट्स। एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइना में 2010 तक खाली 175 एयरपोर्ट्स थे जो 2020 के एंड तक 240 हो जाएंगे। मतलब अगर इसकी एवरेज निकालेंगे तो हर साल कम से कम 6 एयरपोर्ट चाइना में बन रहे हैं। चाइना ने हाईवेज और कॉरिडोर्स बनाने में काफ़ी ध्यान दिया है, जिसकी वजह से उनका ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाए और एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना आसान भी हो जाए। इसके लिए उन्होंने चीप एंड फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसकी वजह से उनकी लेबर जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच पाए एंड अपने काम तक भी जल्दी पहुँच पाए। चाइना ने हैवी व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी ध्यान दिया है, जिसकी वजह से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा सके ईजिली विद लेस कॉस्ट। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो गुड्स का प्राइस कम होगा एंड उसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। चाइना ने अपनी कंट्री में SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं एंड उनको हाईटेक बनाने पर भी काफ़ी ध्यान दिया है। हर तरह की फैसिलिटी उन्होंने उस SEZ में अवेलेबल करवाने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन, सो दैट गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा सके नियर बाय पोर्ट से ईजिली विदाउट एनी डिफिकल्टी। चाइना ने मेजर सिटीज़ को विलेजेस से जोड़ने का काम किया है एंड विलेजेस को स्मार्ट सिटीज़ में बदलने का काम किया है। जैसे गुआंगडोंग प्रोविंस में शेंजन सिटी आज हब मानी जाती है, सेंटर मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चाइना हैज़ द लार्जेस्ट एक्टिव फोर्स ऑफ 775 मिलियन, मतलब 77.5 करोड़। मतलब आप कह सकते हैं लगभग चाइना की हाफ पॉपुलेशन चाइना को डेवलप करने के ऊपर लगी हुई है। चाइना की लेबर बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले सिर्फ चीप ही नहीं है बल्कि स्किल्ड भी है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट नए नए प्रोग्राम्स निकालती रहती है अपनी लेबर को ट्रेन करने के लिए। एंड वहाँ की जो कंपनीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़ हो या फिर दूसरी कंपनीज़ हो, उनको इंसेंटिव्स या फिर जो है एक्सेम्पशंस देती रहती है, सो दैट वो कंपनी अपनी लेबर को ट्रेन करे नई नई टेक्नोलॉजी में, नई नई आर्ट में काम करने के साथ साथ ही, जस्ट लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग। दुनिया ने चाइना में इन्वेस्ट किया एंड चाइना ने अपनी लेबर में, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर कभी भी स्किल्ड लेबर को रिप्लेस नहीं कर सकती। आप इसको एक एग्जांपल के तौर से अगर समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक अनस्किल्ड वर्कर को एक स्मार्टफोन बनाने में 2 घंटे लगते हैं तो वही चाइना का स्किल्ड वर्कर उस 2 घंटे में 10 स्मार्टफोन बना देगा। इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ कंपनी की कॉस्ट भी कम होगी 10 गुना। ऑल्दो पिछले कुछ सालों में चाइना का लेबर वेज रेट काफ़ी बढ़ा है, बट अभी भी ये काफ़ी कंट्रीज से कम है, क्योंकि चाइना का वेज रेट चाहे बढ़ भी जाए स्टिल उनकी लेबर चीप रहेगी ड्यू टू देयर प्रोडक्टिविटी। बिजनेस वर्ल्ड में ये कहा जाता है जितनी ज़्यादा रेगुलेशंस उतना बिजनेस को नुकसान एंड लेबर को फ़ायदा। चाइना ने भी 80s एंड 90s की वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह अपनी कॉर्पोरेट रेगुलेशंस को बिल्कुल कम करके फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया।
These regulations includes child labor, health and safety, environmental protection, wages and hour laws, etc. मतलब छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक से दिन के 16 घंटे और महीने के 28 दिन काम करवाया जा रहा था, वो भी ऐसे खतरनाक एनवायरनमेंट में जहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा था। हालांकि इंडिया में भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बट इन्हीं सब रीजंस की वजह से चाइना में कंपनीज ने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस किया एंड प्रॉफिट को बढ़ाया। एंड कंपनीज जो है कई लोगों को उनकी कई महीनों तक की सैलरी भी नहीं देती थी, सो दैट वो लोग उनकी कंपनी को छोड़ के कहीं और ज्वाइन ना कर पाए। एनवायरनमेंट की बात करें तो 2018 तक 50 टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ में 22 सिटीज़ चाइना में थी। हाउएवर लेबर हरासमेंट के लिए चाइना में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए एंड गवर्नमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ लेबर के फेवर में बनानी पड़ी, बट उस टाइम तक बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक कंपनीज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी थी चाइना में, एंड चाइना नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुका था। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, मतलब नो डेमोक्रेसी। वहाँ एक दूसरे पर उंगली उठाने के लिए सरकार नहीं चलाई जाती। वहाँ गवर्नमेंट के डिसीजंस को चैलेंज करने के लिए कोई ऑपोजिशन नहीं होती। कंपनीज को हर स्टेट, हर सिटी में हर किसी की जेब में पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आजकल इंडिया में देखने को मिलता है। वहाँ पार्टी बेस्ड गवर्नमेंट नहीं होती हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में, ताकि रिस्ट्रिक्शंस कंपनी के ऊपर लगाई जा सके बहुत ज़्यादा। वहाँ ना ही किसी कंपनी को रिलीजन से देखा जाता है और ना ही नेशनलिज्म से, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट पिछले 40 साल से उन कंपनी के साथ मिलकर काम करने में लगी है ताकि चाइना को डेवलप कर सके। जब इंडिया में डिसाइड हो रहा था कि कौन सी कंपनी किस पार्टी के साथ है, वहीं चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद दूसरी कंट्रीज़ में जाकर अपनी चाइनीज़ कंपनीज को प्रमोट भी करती है एंड उनके लिए काम भी लेकर आती है। चाइना ने कई सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस को टैक्स इंसेंटिव्स एंड टैक्स रिलीफ्स देना स्टार्ट कर दिया, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज को वो अट्रैक्ट कर सके एंड बाहर से कंपनीज आए एंड अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड यूनिट चाइना में लगाएं। स्पेसिफिकली चाइना ने विलेजेस के अंदर ज़्यादा टैक्स इंसेंटिव्स एंड रिलीफ्स देना स्टार्ट कर दिया, सो दैट जो कंपनीज हैं वो चाइना के रिमोट लोकेशंस में, दूर दराज के इलाकों में, गाँव में जाएँ, छोटे छोटे गाँव में जाएँ एंड वहाँ जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड यूनिट्स लगाएं, सो दैट कंपनी को तो वहाँ से फ़ायदा होगा ही, क्योंकि कंपनी को चीप लेबर मिलेगी, साथ ही साथ हायर टैक्स इंसेंटिव भी मिलेंगे। बट इससे चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट को सारा बर्डन अकेले नहीं लेना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ मिलके वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती गई एंड चाइना को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है। ऑल्सो चाइना ने लोकल गवर्नमेंट्स में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए क्या किया कि उसने अपना टैक्स का जो शेयर है वो इक्वली शेयर करना चालू कर दिया लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज़ के साथ हर एक एरिया की। सो इससे क्या हुआ कि जो लोकल बॉडीज़ है वो अपने आप ही ज़्यादा और मेहनत करने लगी कंपनीज़ को अपनी स्टेट में लेके आने के लिए, सो दैट इसमें उनका ही फ़ायदा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनीज आके उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनकी स्टेट में लगाएंगी उतना ज़्यादा उनको टैक्स मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्लस्टर सिटीज़ डेवलप करना आजकल हर कंट्री की रिक्वायरमेंट हो गया है। सोचिए अगर आपको कुछ सामान चाहिए और आप अपने घर से बाहर निकले उस सामान को लेने के लिए, आपको आपके घर के सामने ही वो सामान मिल जाए तो इससे आपके टाइम तो बचेगा ही बचेगा, इनफैक्ट आपकी कॉस्ट भी बचेगी और आपकी मेहनत भी बचेगी। सिमिलरली चाइना ने क्लस्टर सिटीज़ को डेवलप करना स्टार्ट किया, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जो भी सामान चाहिए उनके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो उन्हीं के एरिया में या फिर उन्हीं के आसपास के एरिया में उनको मिल जाए, सो दैट उनको अपने रिसोर्सेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया या उनका मैन पावर हो गया उनको यूज़ ना करनी पड़े। अगर हम क्लस्टर सिटीज़ की बात करें यूएस के अंदर, तो सिलिकॉन वैली है टेक्नोलॉजी हब, डिट्रॉयट को बोलते हैं मोटर सिटी मतलब मोटर हब, लास वेगास को बोलते हैं कैसीनोज का हब, न्यूयॉर्क को बोलते हैं फाइनेंस का हब। चाइना ने अपने एसईजेड्स को तो डेवलप किया ही, साथ ही साथ उसने अपने स्मॉल सिटीज़ एंड स्मॉल विलेजेस को भी जो है स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया, सो दैट जो लोग जहाँ रहते हैं उनको वहीं पे काम मिले और उनको माइग्रेट करके दूसरी स्टेट में या दूसरी सिटी में ना जाना पड़े। जैसे इंडिया में छोटे छोटे गाँव से लोग निकल के शहरों की तरफ जाते हैं काम लेने, इस चीज़ को रोकने के लिए चाइना ने पहले ये छोटे छोटे जो टाउन्स और विलेजेस हैं उन पर काम करना चालू किया, ताकि जो लोग जहाँ हैं उनको वहीं पर रोज़गार मिले और उनको दूसरी स्टेट्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है ये सुनने में काफ़ी ख़राब लगे आपको, बट यही सच्चाई है कि चाइना इंडिया के मुकाबले काफ़ी आगे की प्लानिंग करके चलता है। जहाँ चाइना में अगले 30-40 साल की प्लानिंग होती है अपने काम को लेके, वहीं इंडिया में अगले 5 साल की प्लानिंग होती है, और 5 साल की प्लानिंग इसके लिए होती है कि कैसे अगली सरकार में भी हम आ सकें। और अगर गलती से वो सरकार चेंज हो गई और दूसरी सरकार आ गई, तो जो पुराने काम चल रहे थे, पुरानी जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे काम चल रहे थे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे थे, इनकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी वो वैसे के वैसे चलते जाएंगे और उनको रोका नहीं जाएगा। इन 6 मेजर स्ट्रेंथ्स के अलावा भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने चाइना को मेजर हब बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग का मेजर यूनिट बनाने में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, compatibility, coordination between the central government and the local authority, minimum support price policy, etc.
आज की डेट में कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो चाइना को रिस्पॉन्सिबल मानती हैं एंड चाइना के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस टाइम इंडिया नंबर 1 कंटेंडर है मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने के लिए। अगर गवर्नमेंट और इंडियन कॉर्पोरेट्स दोनों साथ मिलकर काम करें, अपनी लेबर को स्किल्ड बनाएं एंड चाइना की मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपनी फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज़ एंड रियलिस्टिक पॉलिसीज़ को बनाएं। देखिए, पैसा जो है किसी भी गोली या किसी बंदूक से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एंड अगर आप इंडिया चाइना को अगर इकोनॉमिकली झटका दे सकता है तो ये बॉर्डर पर चाइना से किसी वॉर जीतने से कम नहीं होगा। चाइना आज जहाँ खड़ा है मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, वो अपनी पॉलिसीज़ की वजह से खड़ा है, जैसे लेस वेज रेट, स्किल्ड लेबर, मैसिव वर्कफोर्स, स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स एंड और भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पे नंबर 1 कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। बट चाइना को यहाँ पहुँचने में लगभग 40 साल लगे हैं, तो चाइना बिना किसी मेहनत के यहाँ पहुँचा है, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। एंड अगर इंडिया को चाइना से कम्पीट करना है बराबर के लेवल पे एंड इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है, तो इंडियन गवर्नमेंट को मेजर स्टेप्स लेने होंगे, स्पेशली कि अब के टाइम पे जब काफ़ी सारी कंपनीज चाइना से बाहर जा रही हैं, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ निकल के जा रही हैं। तो अगर इंडिया को चाइना से एट पार कम्पीट करना है तो ये बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर से शायद ही कभी आए जब काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं चाइना से बाहर निकल रही हैं एंड दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जा रही हैं। तो इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी चाहिए, क्योंकि हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो।